अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा खान हाजिर है द खान शो की एक और एपिसोड के साथ। हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ब्रीफली इसकी हिस्ट्री हम इस तरह जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यूक्रेन एक ज़माने के अंदर सोवियत यूनियन का हिस्सा था और अर्ली 90s के अंदर जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ तो यूक्रेन अलहदा हो गया। मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि ईस्टर्न दो सूबों के अंदर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के अंदर लोग रशियन हैं और उन लोगों की चाहत रशिया के साथ रहना थी। मगर जो फैसला हुआ उसके अंदर ये दोनों सूबे भी यूक्रेन के जो है वो हिस्से में चले गए और रशिया के कुछ न्यूक्लियर एसेट्स भी यूक्रेन के अंदर चले गए जब नया बॉर्डर ड्रॉ हुआ। ये चीज़ रशिया के लिए बहुत तकलीफदेह थी इस वजह से कि रशिया के सिक्योरिटी के मामलात के अंदर एक खला क्रिएट हो गया। दूसरी बात यह कि ओवर द ईयर्स वेस्ट ने रशिया को कंट्रोल करने के लिए और इसको कर्ब करने के लिए यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री डिफेंसेस के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके अंदर बेशुमार सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल रॉकेट सिस्टम्स जो है वो इंस्टॉल किए गए। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे इन दोनों ममालिक के दरमियान में, जिसके अंदर रशिया को जारी बात है यूक्रेन के ऊपर हर लिहाज से मिलिट्री लेवल हो या इकोनॉमिक लेवल हो सबकत हासिल है। चुनांचे ज़्यादातर विक्ट्रीज और सक्सेसेस रशिया को हुई इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। फिर मॉडर्न टाइम्स के अंदर, रीसेंट टाइम्स के अंदर जब बात इस हद तक बढ़ गई कि नेटो का हिस्सा बनाने लगे वेस्ट की पावर्स यूक्रेन को, तब रशिया ने एक्ट शुरू कर दिया और अर्ली 2021 के अंदर 1.25 लाख रशियन ट्रूप्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, यूक्रेन के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो जमा होना शुरू हो गए। पूरी दुनिया ने एकदम जब डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस बात के ऊपर शोर मचाया तो रशिया पीछे हट गया। मगर इसी साल सर्दियों के मौसम के अंदर एक दफ़ा फिर से 1 लाख रशियन सोल्जर्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जमा हुए और फिर 3 जगहों के ऊपर यूक्रेन के 3 डायरेक्शंस के ऊपर वो ट्रूप्स फैल गए। तमाम दुनिया की जो ग्लोबल लेवल के ऊपर पावर्स थी उन्होंने कहा कि रशिया अटैक करने लगा यूक्रेन के ऊपर। मॉस्को ने इस बात को डिनाई किया, मगर ये डिनाइल बहुत देर तक चल नहीं सका। वही हुआ जिस बात का डर था और फरवरी 2022 में 3 जगहों से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और ये इतना ज़बरदस्त हमला था कि दिनों और हफ्तों के अंदर रशिया ने अपने तमाम मेजर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ तक कि यूक्रेन के बड़े शहर जिस तरह के हार्कीव है उसके ऊपर भी रशिया ने कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव हुआ मगर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और अर्ली ऑनवर्ड्स इस जंग के अंदर रशिया ने बहुत ही कामयाबी से यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस भी थे और रशिया के सेंट्रल इलाका जात के भी कई शहर इसके अंदर शामिल थे। रशिया का कहना यह था कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहता है, यानी कि यूक्रेन की जो वेस्ट की मदद से यूक्रेन के अंदर मिलिट्री लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट को रोकना और यूक्रेन को एक मिलिट्री ताकत बनकर उभरने से रोकना मकसद है। और उनका कहना यह था कि हम नाज़ीफिकेशन के खिलाफ ये जंग कर रहे हैं, यानी कि वो कह ये रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर नाजी फिलॉसफी अभी भी एग्जिस्ट करती है और यूक्रेन उस फिलॉसफी के मुताबिक एक्ट करता है। यूक्रेन इस बात को जाहिर बात है डिनाई करता है और वेस्टर्न पावर्स भी इस बात को मानने से इनकार करती हैं। मगर अगर देखा जाए नाजरीन,
यूक्रेन की पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो आप देखेंगे कि आपको यूक्रेन के अंदर बहुत सारी फाशिज्म की जो हिंट्स हैं वो नज़र आती हैं। यहाँ तक कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को लीगल कहना भी जो है वो शायद गलत है। और ये इस पार्टी ने दरअसल इस मुल्क के ऊपर इलेक्शंस की रिगिंग और दूसरे नेगेटिव जो है वो स्कीमें लड़ाकर एक सॉर्ट ऑफ कब्जा सा किया हुआ है। बहरहाल अप्रैल के टाइम तक यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया और कम से कम रशिया को अपने कैपिटल कीव के अंदर आने और कंट्रोल इस्टेब्लिश करने से रोकने में कामयाब हो गया। और इसकी वजह यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स की यानी कि वेस्ट की मिलिट्री सपोर्ट थी। इमीडिएटली बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो वेस्ट ने यूक्रेन के अंदर मिलिट्री लेवल के ऊपर इन्वेस्ट किए, असला और दूसरी चीज़ें इक्विपमेंट प्रोवाइड किया और यूक्रेन को रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए जो है वो सपोर्ट किया। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट बाय फार यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से थी। मगर ये बात याद रखनी है नाजरीन कि ये सारी सपोर्ट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर के अंदर यूक्रेन को मिली है। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन दरअसल लिबरल्स की, लेफ्टिस्ट की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है और लेफ्टिस्ट यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। मगर 2024 के में यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन जब ट्रंप ने जीता तो अर्ली 2025 के अंदर सिचुएशन चेंज हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन को मिलिट्री लेवल के ऊपर सपोर्ट करने से इनकार कर दिया कि भाई अब हम जो है वो अनलिमिटेड तुम्हें जो है वो डॉलर तुम्हें नहीं जो है वो भेजेंगे और वेपन्स की प्रोविज़न के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी। वेस्ट ने इस यूनाइटेड स्टेट्स की इस पॉलिसी को बहुत सख्त क्रिटिसाइज़ किया, मगर इसके बावजूद ट्रंप जो है वो अपनी बात के ऊपर कायम रहा और यूक्रेन की मिलिट्री लेवल के ऊपर सपोर्ट वास्टली रिड्यूस हो गई। नाजरीन, 2022 की सर्दियों के अंदर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में बहुत ही इंटेंस इजाफा हुआ और पहली दफ़ा यूक्रेन कामयाब हुआ रशियन फोर्सेस को पीछे धकेलने में। यहाँ तक कि हार्किव शहर के ऊपर भी उन्होंने अपना कब्ज़ा वापस जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। मगर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये यूक्रेन की मिलिट्री सक्सेस नहीं है। रशिया बहुत बड़े इलाके के ऊपर काबिज हो गया था और बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत ज़्यादा पैसा, मैन पावर और मिलिट्री इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है। रशिया यूक्रेन के अंदर बहुत डीप चला गया था। हार्किव के ऊपर जब यूक्रेनियन फोर्सेस ने काउंटर ऑफेंसिव किया तो रशिया ने बहुत ज़्यादा लड़े बगैर विड्रॉ कर लिया। इसके अंदर रशिया का नुकसान हुआ, मगर रशिया इस बात से बच गया कि एक बड़े इलाके के ऊपर कब्जा करने की वजह से उसकी फोर्सेस जो स्ट्रेच थिन हो गई थी वो कंसंट्रेट हो गई उन इलाकों के अंदर जिसके ऊपर रशिया का असल ऑब्जेक्टिव है। अगले साल जून 2023 के अंदर रशिया की फ्रंट लाइन की फोर्सेस के अंदर एक म्यूटनी का वाक़या हुआ, यानी कि एक गद्दारी का वाक़या हुआ, जिसके अंदर रशिया की मिलिट्री के अंदर ही एक ग्रुप उभरा जिसको कहते हैं द वैगनर मर्सनरी फोर्सेस। इस ग्रुप को हालांकि रशिया ने इमीडिएटली क्वेल कर दिया और सबड्यू कर लिया और ज़्यादातर लोग या मारे गए या कैप्चर हो गए और ये म्यूटनी ख़त्म हो गई, मगर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रशिया की आर्मी या तो लड़ के थक गई थी या बोर हो गई थी या उसकी आर्मी के अंदर कई लोग रशिया के सेंटिमेंट के साथ एग्री नहीं करते थे। मगर वो दो प्रोविंसेस यूक्रेन के जो कि रशियन मेजॉरिटी जहाँ पे है, उनकी सपोर्ट बहरहाल रशियन ट्रूप्स को अवेलेबल रही और उन्होंने रशियन ट्रूप्स को सॉर्ट ऑफ वेलकम किया जो है वो, क्योंकि वो यूक्रेन से आज़ादी चाहते हैं, वो यूक्रेन से लैदगी चाहते हैं और रशिया के साथ होना चाहते हैं। अर्ली 2024 के अंदर रशिया ने एक दफ़ा फिर से अपने वॉर एफर्ट के अंदर तेज़ी लेके आया और
बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल मिलिट्री बैटल्स के ज़रिए यूक्रेन के ऊपर अपना कंट्रोल रीएस्टैब्लिश किया। यूक्रेन जो कि अब तक जंग लड़ लड़ के थक चुका था और उसकी जो इकोनॉमिक एबिलिटी थी वो सख्त मुतासर हुई थी, क्योंकि बहुत सारा यूक्रेन के कारोबार बंद है। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट के बावजूद यूक्रेन के अंदर, अवाम के अंदर एक सेंटिमेंट जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया। आम लोग, जैसा कि हम सब जानते हैं, जंग नहीं चाहते। यूक्रेन के लोग भी जंग नहीं चाहते थे और ना चाहते हैं, और इस बात ने यूक्रेन के मोराल को बड़ा सीवियरली हिट किया। 2024 की सर्दियां आने तक रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ जो है वो मिलिट्री लेवल के ऊपर सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हुआ। यहाँ तक कि हमने देखा कि हज़ारों नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स ने रशिया के बिहाफ के ऊपर यूक्रेन के अंदर आकर सर्विस भी दी और अपना किरदार निभाया मिलिट्री लेवल के ऊपर। चाइना ने भी रशिया को इस मामलात के अंदर बोथ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और मिलिट्री लेवल के ऊपर सपोर्ट किया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात भी की रशिया के हक में यूक्रेन के ख़िलाफ़। फिर 2025 आ गया, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की वो प्रेस ब्रीफिंग तो आपने देखी होगी, जिसमें ट्रंप ने बहुत बुरी तरह ज़ेलेंस्की को जो है वो, मैं कहता हूँ कि बल्कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शायद गलत नहीं होगा, कि बेइज्जत किया और उसे कहा कि तुम अनग्रेटफुल हो, यानी कि नाशुक्रे हो, तुम हमारी सपोर्ट का जो है वो तुमने एक दफ़ा भी थैंक यू नहीं किया और अब फिर से जो है वो पैसे मांगने के लिए हमारे पास आ गए हो। हालांकि हम समझते हैं कि तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और तुम्हारे अपने मामला जो हैं वो भी एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक नहीं है, तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट भी जो है वो कम्प्लीटली लीगल नहीं है, और यूक्रेन की सपोर्ट जो है वो तकरीबन इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स से नापैद हो गई। एक दफ़ा फिर से यूरोप की वेस्टर्न पावर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ट्रंप को शदीद क्रिटिसाइज़ किया, मगर हम जानते हैं कि ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो पॉलिसी जो है वो अपनाता है वो उस पॉलिसी के ऊपर डटा रहता है, और अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की यही पॉलिसी है कि हमने ट्रंप को यूक्रेन को मिलिट्री लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना, हमने जितने पैसे देने थे हम दे चुके हैं, बहुत हो गई, और हम पैसे नहीं खर्च कर सकते यूक्रेन के ऊपर, हमारे अपने लोगों को ज़रूरत है कि हम उनके ऊपर पैसा खर्च करें। इस बात को देखते हुए यूरोप की वेस्टर्न ताकतों ने इकट्ठे होकर ये मैसेज दिया कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। मगर नाज़रीन, हम जानते हैं कि जो यूरोपियन ताकतें हैं उनकी बातें ज़्यादा हैं और अमल कम होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में यूरोप ने बहुत ही थोड़ी जो है वो मिलिट्री सपोर्ट की है यूक्रेन को। हाँ, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे मुल्कों के लीडरान ने कई जगहों के ऊपर ये अनाउंस किया है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जंग लड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी फ़ौजें भेजनी पड़े यूक्रेन के अंदर, मगर भेजी नहीं किसी ने फ़ौज यूक्रेन के अंदर। आज भी यूक्रेन के अंदर कोई वेस्टर्न फ़ौज नहीं लड़ रही, सिर्फ यूक्रेन के अपने लोग जो है वो इस जंग को लड़ रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान सीज़ फायर के मामलात के ऊपर काम शुरू किया और उसको इसमें मल्टीपल लेवल्स के ऊपर बहुत सक्सेस भी मिली, स्पेशली वो मिनरल्स डील के साइन होने की वजह से, जिसमें यूक्रेन के अंदर से अमेरिका ने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने थे और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होती है, प्लांट्स लगते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, बहुत इकोनॉमिक फ़ायदा होता है। और रशिया ने भी कुछ शराइत अपनी मनवाई, यूक्रेन ने भी अपनी कुछ शराइत मनवाई। दोनों की सारी बातें नहीं मानी गई, मगर चंद बातें मानी गई और एक टैसिट, यानी कि जो है वो एक हतमी नहीं, मगर बहरहाल एक सॉर्ट ऑफ जो है वो इनके दरमियान एग्रीमेंट जो है वो उभर कर सामने आना शुरू हो गया। मई की 20 तारीख को ये ट्रेड डील और ये एग्रीमेंट, जो कि शायद कामयाब हो जाता इकोनॉमिक फ़ायदे की वजह से, वो पाश हो गया जब व्लादिमीर पुतिन के ऊपर
यूक्रेन ने एक ड्रोन स्वार्म के ज़रिए हमला किया। कहने वाले कहते हैं कि 1170 ड्रोन्स यूक्रेन के उस हमले के अंदर रशियन इक्विपमेंट ने तबाह किए, तो फिर ये हमला रुका। इतने बड़े लेवल के ऊपर पुतिन की जान के ऊपर ये हमला, एक रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। तमाम जो अमन अमान की और ट्रेड और इकोनॉमी की बातें हो रही थी वो धरी की धरी रह गई, और रशिया ने इंतहाई कुव्वत के साथ वंस अगेन अपने ऑफेंसिव को इंक्रीज किया और यूक्रेन के अंदर अपने कंट्रोल को और ज़्यादा मजबूत कर लिया। सिचुएशन अब ये नज़र आ रही है कि शायद ये जंग जल्द बंद नहीं होगी, जैसा कि लग रहा था कि ट्रंप के इंटरवेंशन की वजह से हो जाए, मगर अब नज़र इस तरह आता है कि शायद ये जंग जो है वो कुछ और अरसे चलेगी। और नाजरीन, हर जंग की तरह इस जंग के अंदर भी नुकसान अवाम का हो रहा है। अवाम ने मार खानी है, अवाम ने मार खाई है और अवाम मार खाती रहेगी। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियां नॉर्मल तरीके से चलाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग होते हैं, हर जगह के ऊपर मेजॉरिटी के अंदर होते हैं, उनकी ज़िंदगियां तितर बितर हुई हुई हैं, तबाह हुई हुई हैं। बच्चों का स्कूल जाना एक मुसीबत बनी हुई है, लोगों के माइंडसेट के अंदर खौफ और हरास फैला हुआ है, और यही शायद सिचुएशन आगे चलती रहेगी अनटिल अनलेस यूरोप की ताकतें विजडम का मुजाहरा नहीं करती और दोनों मुल्कों के दरमियान में अमन कायम करने के लिए जिद्दोजहद नहीं करती। इजाज़त चाहूँगा नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम।